कहूँगा कि मेरे भाइयों, देश में भाईचारा बना के रखिए, इस लड़ाई झगड़े में मत पड़िए। नेताओं का कुछ नहीं जाएगा। इन बड़े बड़े नेताओं के बच्चे, अगर ज्यादा ही धर्म का प्रचार करना है तो इनके बच्चों को बुला लीजिए और कहिए हर क्या कहते हैं रैली में, तो हर डीजे पर इनके बच्चे मौजूद होंगे। इनके बच्चे मौजूद नहीं होंगे। ये आपके बच्चों को बलि का बकरा बना रहे हैं। आपके बच्चों का जीवन खराब होगा। आपके बच्चों पर केस दर्ज होंगे। देखिए, हिंदुस्तान विभिन्न विभिन्न परंपराओं का देश है। हर यहाँ कहते हैं कोस कोस पर वाणी बदले, कोस कोस पर पानी बदले। जहाँ कोस कोस पर बदल जाता है, ये हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है। नमस्कार, KCN न्यूज में आपका स्वागत है। आज अम्बेडकर नगर विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के लोकप्रिय समाज सेवी व नेता तरुण गर्ग जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। तरुण सर, बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में। सर आपका धन्यवाद। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताया उत्तम नगर की जो घटना हुई है, इसको लेकर हमारे दर्शकों को क्या साझा करना चाहिए सर? देखिए, ये जो घटना है ना, इसको सामाजिक रूप से देखा जाए तो समाज में ताना बाना ना खराब। बिल्कुल। जो लोग अपराधी हैं उन्हें उस अपराधी की सजा मिलनी चाहिए। उनको कोर्ट सजा देगा। और उनको मैं दिल्ली पुलिस से हाथ जोड़ के विनती है कि अपनी पूरी ताकत लगाकर जो इस केस में अपराधी हैं, जिन लोगों ने गलत तथ्य किया है, जो भी कृत्य किया है, उन लोगों को बख्शा ना जाए। सर, मैं आपसे जानूंगा, हिंदुस्तान में रहकर हिंदू अगर होली ना खेले तो ये तो बहुत बड़ा अचंभे की नहीं, बात है। हिंदुस्तान में होली क्या हम लोग अमेरिका में होली नहीं खेल रहे? क्या हम दुबई में होली नहीं खेल रहे? ये हिंदुओं का त्योहार है। जरूरी नहीं कि वो हिंदुस्तान में ही खेले जाएंगे। हिंदू अपने जितने भी क्या कहते हैं त्योहार हैं, परंपराएं हैं, वो हम वर्ल्ड के किसी भी देश में रहते हैं। हम अपनी परंपराओं से, अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं। तो हिंदुस्तान में ही रह के हम होली खेलेंगे, इससे मतलब नहीं है। हम होली अमेरिका में भी रहेंगे तो भी खेलेंगे वहां पर, मगर वहां के कानूनों का, वहां के रीति रिवाजों का पालन करते हुए ही खेलेंगे। और वही रीति रिवाज और कानूनी पालन करते हुए हम हिंदुस्तान में भी खेलेंगे। सर आपसे जान लेंगे, जो एक छोटी सी बच्ची है गुब्बारा फेंक देती है, उसके चींटे आ जाती है किसी अदर जात की महिला के ऊपर, इतना बड़ा कांड हो जाता है, ये क्या सोची समझी एक प्लानिंग थी सर? हो सकता है प्लानिंग हो, नहीं तो मैं उस धर्म को धर्म नहीं मानता जो अगर इतनी छोटी छोटी बातों से अगर किसी की धार्मिक आस्था पे चोट पहुंच रही है, तो मैं तो या तो समझता हूँ वो आदमी कमजोर है, या वो जिस धर्म को मान रहा है वो धर्म कमजोर है। धर्म कमजोर नहीं हो सकता। मैं उस आदमी की आस्था को ही कमजोर समझता हूं, क्योंकि इस्लाम हुआ, चाहे क्रिश्चियनिटी हुई, चाहे सिख धर्म हुआ, चाहे हिंदू धर्म हुआ, धर्म बहुत व्यापक है, बहुत बड़ा है धर्म। आदमी की सोच क्षीण हो सकती है, छोटी हो सकती है, धर्म छोटा नहीं हो सकता। सर, कुछ लोग कह रहे हैं कि उनको घर तोड़ दिया जाए, इससे क्या लगता है न्याय मिल पाएगा उस बच्चे को? कटिक समाज का जो बच्चा था। घर तोड़ना से न्याय नहीं मिल जाएगा। न्याय मिलेगा जिन लोगों ने ये अपराध किया है और कोर्ट उनको उस अपराध की सजा दे। और सरकार से हाथ जोड़ के विनती है, जिस घर का वो दीपक बुझा है, उस घर की आर्थिक स्थिति कैसी है, उस हिसाब से सरकार उस आर्थिक, क्योंकि अब व्यक्ति से तो व्यक्ति की पूर्ति होगी नहीं। हाँ, जो कुछ बोझ हल्का कर सकती है हमारी सरकार, उस घर को आर्थिक सहायता जरूर दे। जो मौजूदा सरकार बैठी है सर भारतीय जनता पार्टी की, लगता है कुछ आशा है उनसे? मैं उनसे आशा करता हूं कि वो इस तरह की कोई भी घटना है, उनको क्या कहते हैं अपने संज्ञान में लेके उसको प्राथमिकता देनी चाहिए। और उस घर का जो कमाने वाला आदमी है, जो उस घर का सारा बोझ उठाने वाला आदमी है, उसको देखते हुए उनकी आर्थिक रूप से सरकार अपनी मदद जरूर दे और अपराधियों को सजा दे, ताकि उसकी मिसाल समाज में जाए। अपराधी को सजा देने के पीछे मकसद ये होता है कि उसकी सजा को देखते हुए कोई अपराध करने की, उस तरह का घृणित कृतज्ञ करने की कोई कोशिश ना करे। मकसद सिर्फ वो होता है सजा देने के पीछे। वही सर, ईरान की बात कर लेते हैं। ईरान में खेमनेई की मृत्यु को लेकर कुछ भारत की महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं रो रही है, विलख रही है। कैसा देश है, किस तरह की राजनीति हो रही है सर? देखिए, फिर वही अब आती है धार्मिक वाली बात। जो लोग इस्लाम को फॉलो करते हैं और दूसरी कंट्रियों में जो इस्लाम है, जब उनके वहां पर कोई दुख दर्द होता है
तो जैसे हम लोग बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए, हमारे देश में दर्द हुआ हिंदुओं को कि वहां पर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इसी तरह जब अरब कंट्री में उन्हीं के धर्म को मानने वाले लोगों पर कुछ अत्याचार हुआ, उनके मौत के घाट उतारा गया, तो स्वाभाविक है एक धार्मिक परंपरा और एक ही रिलीजन को फॉलो करने वाले लोगों को दुख होना था। इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है। जैसे हमारे पूरे वर्ल्ड में अगर किसी हिंदू के ऊपर कोई अत्याचार होता है, हमारा जैसे अब कभी हमारा देश के ऋषि सुनक इंग्लैंड के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बने या राष्ट्रपति बने, तो हमें खुशी हुई ना कि एक हिंदुस्तानी बना। तो इसी तरह का एक गर्व महसूस होता है जब हम किसी दूसरे देश में हमारे धर्म को मानने वाले लोग किसी ऊंची पोस्टों पर बैठते हैं, ऊंचे ओहदों पर जाते हैं, तो हमें खुशी होती है। और जब उनके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो हमें दुख भी होता है। तो ये कोई बड़ी अतिशयोक्ति वाली बात ही नहीं है कि हिंदुस्तान में इस्लाम को मानने वाले लोगों को दुखी हुआ। तो ये एक नेचुरल स्वाभाविक है कि उनका और उनका धर्म एक है। वो वहां के नागरिक नहीं है, जैसे हम बांग्लादेश के नागरिक नहीं है, मगर बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं पर अत्याचार होगा तो हम आवाज उठाएंगे। तो ये जिस तरह से आप कह रहे हो सर, तो ये ऐसा नहीं लगता कि भारत में एकता की कमी, हिंदू मुस्लिम की एकता दिखाई नहीं देती, सिर्फ धर्म जाति दिखाई देता है? देखिए, हिंदुस्तान विभिन्न विभिन्न परंपराओं का देश है। हर यहाँ कहते हैं कोस कोस पर वाणी बदले, कोस कोस पर पानी बदले। जहां कोस कोस पर बदल जाता है, ये हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है। और गुलदस्ता जब भी खूबसूरत रहता है जब उसमें अलग अलग किस्म के फूल हैं। आप ये सोच के चलिए, हमारा एक धर्म के आदमी का त्योहार खत्म नहीं होता, दूसरे धर्म के त्योहार चालू हो जाते हैं। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था का चलने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि यहां पर 12 महीने किसी ना किसी बात के लिए फेस्टिवल्स है, और उस फेस्टिवल की वजह से हमारे देश की अर्थव्यवस्था बड़ी तेजी से घूमती है। अब होली आई तो क्या जो रंग बिक रहे थे, क्या वो खाली हिंदुओं की दुकानों से बिक रहे थे? क्या उसके बनाने वाले मुसलमान नहीं हो सकते? क्या उसकी जो ट्रेवलिंग कर रहा है, जो उसकी इधर से उधर ढलाई कर रहा है, क्या वो मुसलमान नहीं हो सकते? अब रमजान चल रहा है, रमजान में जितना फ्रूट बिक रहा है, वो फ्रूट किस हिंदू से लिया जा रहा है, कौन हिंदू उसके पीछे है, और उसकी ढलाई जो हो रही है, सबका धंधा चल रहा है ना। तो ये अर्थव्यवस्था घुमाने के हमारे पूर्वजों के नायाब तरीके थे कि अर्थव्यवस्था को कैसे घुमाया जाए। अब ईद पर सबको नए कपड़े पहनने हैं तो कपड़े की दुकानें, कपड़े की मिलें, धागा, सिलाई मशीनें, कारीगर, अरे कहीं पे हिंदू है, कहीं पे मुसलमान है। ये मिक्स इकोनॉमी है। आप चनों को और गेहूं को अलग करोगे तो दोनों की रोटी अलग अलग पकाओगे, दोनों में स्वाद नहीं आएगा। दोनों को मिक्स करके खाओगे, शरीर भी स्वस्थ रहेगा और स्वाद भी आएगा। बहुत अच्छी बात बताई सर। वही सर, होली की बात आप कर रहे हो, तो होली को लेकर मैं आपसे जानूंगा सर। होली वाले दिन पहली बार दिल्ली के अंदर वाइन शॉप खुली रही सर। वही अगर पास की बात की जाए, राज्य की बात की जाए, हरियाणा में वाइन शॉप बनती, यूपी में वाइन शॉप बनता, दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्यों खोला गया वाइन शॉप? कुछ हमारे दर्शकों को साझा करें सर। देखिए, मेरे को लगता है सरकार के पास रेवेन्यू की कमी हो गई है। सरकार का बस चले तो वो घर घर वाइन की बोतलें भेजना चालू कर सकती है, बस उसे टैक्स मिलना चाहिए। कोई उनको ये एग्जाम्पल बता, इनको कोई नया तरीका बता दे कि स्कूलों में आप दारू दीजिए और गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ जाएगा, तो हो सकता है ये सरकार वो भी काम कर दे। मैं कई जगह देखा है, मंदिरों से कम 100 मीटर दुकान होनी चाहिए। और मैं आपको दिखा सकता हूं कई जगह दिल्ली के अंदर मंदिर के सामने दुकान है वाइन्स की, और एक ही रोड के ऊपर 2-2, 3-3 दुकानें हैं वाइन शॉप की। तो अब वो कहां गई वो शराब नीति? आप हरियाणा में चले जाइए, हर चौक के ऊपर 2 दुकानें हैं शराब की, हर 500 मीटर के ऊपर एक शराब की दुकान मिल जाएगी। तो ये दिल्ली की इकोनॉमी या ये देश की इकोनॉमी मैं समझता हूं शराबी लोग चला रहे हैं। तो एक तरफ आप नशा मुक्ति के अंदर खोल रहे हो और एक तरफ इस चीज को बढ़ावा दे रहे हो। आज तक दिल्ली के अंदर, जब पड़ोसी राज्य में भी बीजेपी की सरकार है, हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है, जब वहां होली पे शराब बंद हो सकती थी तो दिल्ली में भी बंद की जा सकती थी।
पहले भी होती आई है बंद, तो क्या जरूरत थी एक नई परंपरा चालू करने की। तो सर लगता है आपको कि राजनीति का स्तर दिनों दिन गिरता जा रहा है और जो राजनीति विशेषज्ञ, जो राजनीति के ज्ञान रखने वाले जो दिल्ली के सीएम है, उन्हें अनुभव की कमी दिखती है। वो उनके देखिए कहते हैं आदमी के हाव भाव आदमी की चाल बता देती है कि ये कितना बड़ा ज्ञानी है। आप समझिए हमारी दिल्ली की सीएम अच्छी पढ़ी लिखी हैं मगर राजनीतिक अनुभव कम है उनको, यही कारण रहा। हाँ, वो बोल जाती हैं, बोलने से पहले सोचना नहीं पड़ रहा उनको कि क्या बोलना है। बस वही इनकी गलती है कि बिगड़ सोचे समझे वो ये भूल जा रही है कि वो एक ऐसे पद पे बैठी हैं, दिल्ली की मुखिया हैं वो, और एक मुखिया को बहुत सोच समझ के वो हम लोग को गलत बोल दे, हम छोटे कार्यकर्ता कहलाएंगे, हम गलत बोल देंगे, हमारे क्या कहते हैं जो पार्टी के शीर्ष पर बैठे हुए वो कहेंगे कार्यकर्ता के मुंह से निकल गए। मगर जब कार्यकर्ता छोड़िए, जब शीर्ष का नेता कोई गलत बोल देगा तो उसकी सफाई कौन देगा। वही अगर सर आपसे जानेंगे, दिल्ली की जो पूर्व सीएम है अरविंद केजरीवाल, उनको क्लीन चिट मिला है सर, इसको लेकर हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे, और जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कह रहे हैं कि हम आगे भी उच्च न्यायालय में जाके पेशी देंगे इन चीजों को लेकर। देखिए, जो केजरीवाल जी ने शराब नीति की, जो दिल्ली की पहले की सरकारों ने जो नीति बनाई थी, वो गली कूचों में शराब की दुकानें नहीं थी, वो जहां पब्लिक रहती थी वहां शराब की दुकानें नहीं थी। केजरीवाल जी ने जो नीति बदली और हर गली कूचों में दुकानें खोली, वो गलत था, क्योंकि राजनीतिक अनुभव केजरीवाल जी के अंदर भी कमी थी। वो एक अच्छे वो हो सकते हैं कि क्या कहते हैं एनजीओ चलाने वाले अच्छे हो सकते हैं, पब्लिक की आवाज उठा सकते हैं, मगर सलाहकार उनके पास भी घटिया थे। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं सर। सलाहकार की जो राजा वो मार खाता है जिसके सलाहकार गलत हो जाए। बिल्कुल। सलाहकार में ये था कि उनको कोई जरूरत नहीं थी जो उन्होंने शराब नीति को बदला। पहले जब उन्होंने रेवेन्यू बदलने की कोशिश करी और वो रेवेन्यू में चढ़ गए थे, कामयाब हो गए थे, मगर जो गली गली कुचे कुचे दुकान खोली वो बहुत गलत हुआ है। जिससे पहले जो शराबी गराबी होते थे वो अपने इलाके से दूर जाकर शराब लेके आता था, अब उसके घर में डिलीवरी हो गई। एक के साथ एक फ्री भी था सर। देखिए, एक के साथ एक फ्री होना ये बिजनेस की पॉलिसी हो सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि एक के साथ एक फ्री है, मगर वो एक के साथ एक फ्री ना करके उसको आप ये कह देते कि कुछ ब्रांड पे महंगाई कर देते, वहां से आपको टैक्स कमाना था तो वहां से कमा लेते। और बहुत तरीके हो सकते हैं सर टैक्स कलेक्शन करने की, जरूरी नहीं था कि शराब से टैक्स कलेक्शन आ सकता है, और 10 चीजें हैं कि वहां से भी टैक्स कलेक्शन आ सकता था, मगर इन्होंने सबने जो इजी मनी जो इजीली आ सकती है उससे टैक्स कलेक्शन करने की विचारधारा ये कांग्रेस की तो है नहीं और बाकी किसी पार्टी का हम कह नहीं सकते। तो यही कारण रहा जो सरकार गिरी सर आम आदमी पार्टी की। हाँ, पब्लिक ने रोष था इस बात का और बीजेपी उस बात को भुनाने में कामयाब हुई। कुछ लोगों को तो ये भी मानना है कि जमीन से जुड़े हुए लोगों को टिकट नहीं मिली, ये भी बहुत बड़ा कारण मानते हैं। हाँ, बहुत बड़ा कारण था। वो केजरीवाल जी ये कहते थे कि दूसरी पार्टियों में सर फुटप्पा होता है, टिकट बिकती है, कभी उन्होंने अपनी पार्टी में झांक के देखा ही नहीं कि सर फुटप्पा हो रहा है, टिकटें बिक रही हैं। मैं खुद बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूं, मगर उन्हें खुद जांचना चाहिए इस बात के लिए। सर जाते जाते हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे सर, कुछ अंत में कुछ मैसेज रहेगा आपका? यही कहूंगा कि मेरे भाइयों, देश में भाईचारा बना के रखिए, इस लड़ाई झगड़े में मत पड़िए, नेताओं का कुछ नहीं जाएगा। इन बड़े बड़े नेताओं के बच्चे अगर ज्यादा ही धर्म का प्रचार करना है तो इनके बच्चों को बुला लीजिए और कहिए हर क्या कहते हैं रैली में, हर डीजे पर इनके बच्चे मौजूद होंगे। इनके बच्चे मौजूद नहीं है, ये आपके बच्चों को बलि का बकरा बना रहे हैं, आपके बच्चों का जीवन खराब होगा, आपके बच्चों पर केस दर्ज होंगे, इनका कुछ नहीं जा रहा है। नहीं तो 50 उदाहरण रहेंगे कि क्या कहते हैं, खुद अनुराग ठाकुर का बेटा कहां पर है, हमारे विदेश मंत्री का बेटा कहां पर है, इन सबके बेटों की लिस्ट निकाल लीजिए और देख लीजिए कि वो कहां पर हैं।
उन्होंने अपने बच्चों को सेट कर दिया है, आप और हमको यहीं कमाना है, यहीं खाना है और यहीं के स्कूल कॉलेजों को अच्छा कराइए। धर्म अपनी जगह है और शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सबकी भी उतनी ही जितनी जरूरत मंदिर की है उतनी ही जरूरत मंदिर की भी है, उतनी जरूरत आपके कॉलेज की भी है, उतनी स्कूल की भी, उतनी हॉस्पिटल की भी है। तो मैं लोगों से यही अपेक्षा करता हूं कि इस देश को भाईचारे का प्रतीक बनाइए, पूरे वर्ल्ड में मैसेज दीजिए कि हिंदुस्तान जैसा देश पूरे वर्ल्ड में नहीं है जहां इतनी विभिन्नताएं होते हुए फिर एक है। बहुत बहुत धन्यवाद गर्ग साहब, आपने समय निकाल के हमसे बात की सर, शुक्रिया, धन्यवाद सर।